हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गंगाराम मायल आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल हंट माइल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग पिछली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो वे परीक्षार्थी जो रीट, एस्टेट, सीटेट या पटवार, ग्राम सेवक फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। देखिए, मंत्रिपरिषद ये एक विस्तृत शब्द है और इसका मतलब ये हो गया कि कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप स्तर के मंत्री। मंत्री तीन प्रकार के होते हैं, कैबिनेट स्तर, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री, तीनों मिलकर के मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। तो मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने का दायित्व किसका होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा उपराष्ट्रपति। तो मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने का दायित्व जो है वो भारतीय राष्ट्रपति के पास में होता है। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है, वो इस प्रकार से कि मंत्रिपरिषद के सदस्य किसकी शपथ लेते हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। यानी भारतीय राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो एक नंबर ऑप्शन देखिए, संसद के दोनों सदन और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 2 नंबर ऑप्शन है राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। 3 नंबर ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और 4 नंबर ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। यानी भारत के राष्ट्रपति को एक माह का कितना वेतन मिलता है। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यानी वर्तमान में 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है भारतीय राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण शंकाओं के निवारण का अधिकार होता है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा करने के लिए किसको अधिकार दिया गया है इन चारों ऑप्शनों में। तो ऑप्शन नंबर 1 है सर्वोच्च न्यायालय, 2 नंबर है चुनाव आयोग, 3 नंबर है संसद और 4 नंबर है इन सभी को। तो इन सभी को नहीं है, इसका आंसर है 1 नंबर सुप्रीम कोर्ट। यानी सर्वोच्च न्यायालय को यह दायित्व दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही दायित्व सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल हो सकती है। यानी राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जानी है तो वो प्रक्रिया किस सदन में लाई जा सकती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट या फिर संसद के किसी भी सदन में। तो देखिए, संसद के 2 सदन हैं, एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है। इन दोनों सदनों में ही राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया की पहल की जा सकती है। अगर लोकसभा पहल कर रही है तो राज्यसभा उस अभियोग की यानी उस वाद की जांच करेगी, और अगर राज्यसभा पहल कर रही है
तो लोकसभा उसकी जांच करेगी। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 है, संसद के किसी भी सदन में पहल हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा के सदस्य इनका चयन अकेले नहीं करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये बता रहा है, भारत की जनता, बिल्कुल भारत की जनता नहीं करती है, क्योंकि भारत की जनता सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव में भाग लेती है और उपराष्ट्रपति का और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति के माध्यम से होता है। चौथा ऑप्शन है, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, तो ये भी नहीं ऑप्शन आंसर हुआ। और पहला ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है, संसद के दोनों सदन, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन के सदस्य मिलकर के और भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और थोड़े से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बस क्वेश्चन को समझना है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगर अध्यक्षता पूछा गया है तो, और कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो बुलाने से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो वो तो आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता करने का जो दायित्व है वो भारत का जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके पास में यह पावर होती है, वही व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है? देखिए, ऑप्शन से संबंधित अपने को आंसर देना है। पहला ऑप्शन है निर्वाचित, दूसरा ऑप्शन है मनोनीत, तीसरा है चयनित और चौथा ऑप्शन है नियुक्त। तो प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है या मनोनीत होता है या चयनित होता है या फिर नियुक्त होता है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी? जो पहला ही क्वेश्चन हमने देखा था मंत्री परिषद से संबंधित, तो जो जिसमें 3 प्रकार के मंत्री सम्मिलित होते हैं। तो ये संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 78। अनुच्छेद 78 में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद की कुल सदस्य संख्या का 15% की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी पहले क्या व्यवस्था की गई थी? पहले ये नियम था कि कितने भी प्रकार के, यानी जो 3 प्रकार के मंत्री हैं उसमें कितनी ही संख्या हो सकती थी, 50, 60, 80, 100 या 150, जितने भी संख्या होती थी वो हो सकती थी। लेकिन एक संविधान संशोधन के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है कि अब जो मंत्री परिषद में जिन मंत्रियों की जो संख्या होगी वो कुल सदस्य संख्या की 15% ही होगी। यानी बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की जितने सदस्य यानी 545 सदस्य हैं, तो 545 सदस्यों का 15% ही अब मंत्री बनाए जाएंगे। तो आखिर किस संविधान संशोधन के द्वारा ये निश्चित किया गया है? तो इनका आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। इसके बाद ये व्यवस्था कर दी गई कि अब सिर्फ 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं और 15% में प्रधानमंत्री भी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन का निर्णय कौन करता है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखना है, समझना है। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन का निर्णय कौन करता है? अगर प्रश्न होता मनोनयन कौन करता है तो हम आंसर दे देते राष्ट्रपति, लेकिन मनोनयन का निर्णय कौन करता है? तो देखिए, जो लिस्ट बनती है यानी 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं भारतीय राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों का, तो जो लिस्ट में जो नाम दिए जाते हैं वे नाम का दायित्व मंत्रिमंडल को सौंपा जाता है। ठीक है,
मंत्रिमंडल यानी इसमें प्रधानमंत्री भी समाहित है और विभिन्न प्रकार के मंत्री नहीं होते हैं, सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री ही मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं। तो मंत्रिमंडल इनका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। देखिए विभिन्न प्रकार के विधेयक होते हैं, लेकिन उन विधेयकों में से ये देखना है कि ये कौन सा विधेयक धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है। इस प्रकार का अधिकार जो दिया गया है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास में है, यानी लोकसभा अध्यक्ष ही यह तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या फिर कौन सा विधेयक साधारण विधेयक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्यसभा में अनुसूचित जनजाति को कितनी सीटों पर आरक्षण दिया गया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझना आपको आराम से। राज्यसभा में अनुसूचित जनजाति को कितनी सीटों पर आरक्षण दिया गया है। पहला ऑप्शन 10, 15, 20 या ऑप्शन नंबर 4 में है कोई आरक्षण नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा में किसी भी प्रकार का कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो या ओबीसी हो या एसबीसी हो, किसी भी कैटेगरी को आरक्षण नहीं दिया गया है। एकमात्र ऐसा सदन है जिसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटों पर आरक्षण दिया गया है। बात हो रही है लोकसभा की, ना कि राज्यसभा में। तो राज्यसभा में तो आरक्षण है ही नहीं, तो लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना यानी कितनी सीटों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो 80, 90, 82 या 84, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा की जितनी सीटें हैं यानी निर्वाचन होता है 543 सीटों के लिए, 2 सीटों पर मनोनयन होता था एंग्लो इंडियन सदस्यों का, अब उनका भी मनोनयन नहीं होगा, यानी एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। तो वर्तमान में 84 सीटें जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए दी गई है, यानी इतने 84 सीटों पर एससी के कैंडिडेट ही अपने चुनाव जीतते हैं, उम्मीदवार बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांसद का मासिक वेतन कितना है। अब सांसद यानी लोकसभा का मेंबर और राज्यसभा का मेंबर जो होता है वो सांसद कहलाता है, तो उनका वेतन कितना होता है मासिक। तो ऑप्शन नंबर 4 है 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये के अलावा 2000 रुपये उनको प्रतिदिन का दैनिक भत्ता दिया जाता है और 60,000 रुपये कार्यालय के लिए मतलब खर्चे के लिए रुपये दिए जाते हैं। तो 1 लाख रुपये के अलावा 2 लाख रुपये पर दिन का दैनिक भत्ता और 60,000 रुपये कार्यालय खर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संसद की गणपूर्ति कितनी होती है, यानी अगर संसद में किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही चल रही है तो कितने कम से कम सदस्य होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि कोरम पूरा हो गया। तो कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर है। अगर जितनी संख्या है, संख्या का अगर 10वां भाग उपस्थित है तो वो गणपूर्ति मानी जाएगी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो 1/10 सदस्य अगर उपस्थित हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई रुकेगी नहीं, उस दिन काम होगा। और अगर 1/10 से सदस्य कम उपस्थित हैं तो संसद की बैठक नहीं होगी, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठकें हुई है। संयुक्त बैठक यानी राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर एक साथ बैठते हैं। जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा था कि संयुक्त बैठक बुलाने का दायित्व तो होता है राष्ट्रपति का, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। तो अभी तक कितनी बार ऐसा अवसर आया है कि संयुक्त बैठक हुई है। तो पहला ऑप्शन 1 बार, दूसरा ऑप्शन 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 3 बार और चौथा ऑप्शन है 1 बार भी नहीं। तो आपको ध्यान रखना है अभी तक संयुक्त बैठकें जो है वो 3 बार हुई है।
और 3 बार कब कब हुई है ये भी अब मैं आपको बता देता हूँ। 1961, 1978 और 2002 में। ये 3 बार ऐसा मौका आया है जब हमारे देश में पार्लियामेंट में संयुक्त बैठक हुई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संसद से संबंधित क्वेश्चन थे जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपको एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आया है तो कृपया आप एक बार फिर से देखें। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।